हेलो जी। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एनलाइट में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कंटेंट मिलेगा और आप दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके एक बार विजिट करें, वहाँ पे आपको डेफिनेटली हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा। तो आज की वीडियो की बात कर लें। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इकोनॉमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर लगा लो, टॉपिक लगा लो या फिर फर्दर टॉपिक कोई आप एक अलग से इसे कैटेगराइज कर सकते हो, कुछ भी लगा लो। बस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पीवाईक्यूज देखोगे इकोनॉमेटिक्स के। अगर खुद से देख सकते हो तो खुद से देख लेना, अगर खुद से दिक्कत आती है तो हमने पीवाईक्यू की सीरीज़ भी स्टार्ट करी इकोनॉमेटिक्स के। वहाँ पे हमने 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा हुआ है। तो वहाँ से देखना, उसमें क्या है, हर बार एक नए क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपको पूछे गए, इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इसलिए इसका क्या है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। इसमें बताएंगे क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होती है, उसकी अजम्पशन क्या होती है एंड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में। आज की वीडियो में ये भी देखेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो इससे पहले हमने 3 लेक्चर को पहले बना चुका है इकोनॉमेटिक्स में। ये हमारा लेसन 4 है क्योंकि ये आपको वो चैप्टर पहले देखने किस इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि एक ये सीरीज़ में क्लास चल रही है। तो पहले कुछ टॉपिक होंगे या कुछ कीवर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे समझाने वाली चीज़ों की जो पहले दी गई होगी और अब इतना नहीं डीप में समझाएंगे उन चीज़ों को, जैसे कि लीनियर क्या होता है, रिग्रेशन मॉडल क्या होता है। ये आपके जो स्टार्टिंग की वीडियोज़ हैं उनमें बहुत अच्छे से कीवर्ड फाइंड कर के आपको समझाया गया था, इसलिए वो वाली वीडियो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो उनसे क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते। हाँ, जो आपकी फर्स्ट वीडियो है उससे क्वेश्चन भी पूछा गया और वो इम्पॉर्टेंट भी है, तो वो तो डेफिनेटली देखनी है। उसके बाद आप ये देख सकते हो अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो। ठीक है जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो आपकी, एक सेकेंड। सो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से रिलेटेड है। तो इसमें क्या करेंगे हम, आपकी क्या ओएलएस की क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, उसके क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका क्या डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे। पीवाईक्यू के लिए मैं बता देती हूँ, बस सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे आज के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पे जाके उसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। पहले पीवाईक्यू क्यों देख रहे हैं और टॉपिक क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम प्रिपरेशन भी स्टार्ट करते हैं तो प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हम यह देखते हैं, पहले सिलेबस देखते हैं, फिर पीवाईक्यू देखते हैं, फिर हम अपने प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हैं। तो वही अप्रोच रखते हुए वीडियो भी ऐसी प्रिपेयर करी गई है। पहले हमने पीवाईक्यू एनालिसिस करी है, फिर ये टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट है हमारी। तो पहले टॉपिक वाइज अब हम पीवाईक्यू देख रहे हैं, फिर आपको एक आइडिया होगा, अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करी, आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि जब जब उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी तो आपको वहाँ पे क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये ही पूछा गया है और सही पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो पीवाईक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइंग द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इसमें पूछा आपका इनमें से आपकी जो ये अजम्पशन दे रखी है आपकी ABCD, इनमें से कौन सी अजम्पशन ठीक है। आपकी जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म UI की जीरो मीन वैल्यू होनी चाहिए। द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड द एरर टर्म आर नॉट इंडिपेंडेंट, एक्सप्लेनेटरी और एरर टर्म इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। होमोसिडास्टी होनी चाहिए और कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए UI का। नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द डिस्टर्बेंस टर्म में कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इनमें से कौन सी अजम्पशन है, कौन सी नहीं है, वो आपको जब ही पता चलेगा जब आप आगे वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसका हमने क्या करा था, वीडियो में क्वेश्चन पढ़ते थे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद टॉपिक को आइडेंटिफाई करते थे, टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद उसे हम डिस्कस करते थे, डिस्कस करने के बाद हम आंसर को निकालते थे। तो प्लीज़ अगर आपको PYQ सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो इन वीडियो को ज़रूर देखना, ये आपके लिए ही बनाई गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
2021 में आया था। गिवन बिलो आपकी दो स्टेटमेंट दी हुई है, जिसमें वन ऑफ द अजम्पशन अंडर OLS स्टेट दैट अजम्पशन के बारे में दैट द रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर, कि आपका रिग्रेशन मॉडल लीनियर होना चाहिए पैरामीटर, दो इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल्स, चाहे वो वेरिएबल्स में लीनियर हो या ना हो, पर वो पैरामीटर्स में लीनियर होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या कहती है आपकी? वन सेकंड। Statement 2 says that the variance of the error term and variance of error and the disturbance term is not the same regardless of the value of the explanatory variable under OLS। इसमें आपका पूछा है कि वेरिएंस, आपका जो वेरिएंस है एरर टर्म में, जो वेरिएंस में स्प्रेड की वैल्यू कहाँ तक स्प्रेड है उसे हम वेरिएंस कहते हैं। आपका डिस्टर्बेंस टर्म का या फिर एरर टर्म का वेरिएंस क्या है? कॉन्स्टेंट नहीं होगा। ये आपकी रिग्रेशन मॉडल है की अजम्पशन है या नहीं है। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट थी, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है। दोनों ठीक है, दोनों ही ठीक नहीं है, एक सही है एक सही नहीं है। तो वो आप अगर आपने अब तक करी हुई है तो डेफिनेटली आपको आंसर पता होगा, अगर नहीं करिए तो आगे आप वीडियो देखना, आपको समझ आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से अगेन क्वेश्चन, एक्सआई टर्म आपकी एक्सआई क्या होता है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड यूआई क्या होता है आपका? एरर टर्म आर अज्यूम टू बी। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या अज्यूम करा जाता है और एक्सआई और यूआई के बीच में क्या रिलेशन क्या होना चाहिए? क्या वो आपस में हाईली कोरिलेटेड होने चाहिए या फिर उनका कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए? पॉजिटिवली कोरिलेटेड होने चाहिए या फिर नेगेटिवली कोरिलेटेड होने चाहिए? ठीक है जी। आंसर तो यहाँ पे साथ साथ लिखे हुए हैं, टिक लगे हुए हैं कि वो आपस में नॉट कोरिलेटेड होना चाहिए, और फुल डिस्कशन के लिए आपको बता दिया कि PYQ की प्लेलिस्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अगेन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन ये अलग अलग सेशन की PYQ से उठाए गए, एक ही PYQ में नहीं आए हैं, अलग अलग आपके सेशन होंगे। हर एक दिसंबर पे होता है आपका और एक जून में होता है, तो उसमें हर पेपर में आपके एक नए क्वेश्चन बनाए, आप देख होंगे इतने सारे क्वेश्चन हैं। तो आपकी पहली अजम्पशन क्या थी? द रिग्रेशन मॉडल क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, जीरो मीन वैल्यू होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस में जो आपकी डिस्टर्बेंस टर्म है, एरर टर्म है, उसके अगर आप मीन करोगे तो उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। वेरिएंस ऑफ यूआई कांस्टेंट नहीं है। देयर इज अ सीरियस ऑटो कोरिलेशन होना चाहिए किसके बीच में? अभी लेट्स सी, बिटवीन द डिस्टर्बेंस टर्म, मीन्स जैसे कि UI 1 है आपकी, डिस्टर्बेंस क्या होती है? आपकी एरर टर्म होती है। और ऑटो कोरिलेशन आप कैसे फाइंड करोगे? एक आपकी UI 1 आ गई सपोज, उनसे एक आपकी UI आ गई एंड एक आपकी UI 2 आ गई। ठीक है, एरर टर्म 2, इन दोनों के बीच में आप देखोगे क्या कोई कोरिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन बन रहा है तो वो आपकी क्या वायलेशन है या फिर नहीं है, ये आपको बताना था। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए नंबर ऑफ पैरामीटर से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी क्या होती है कि आपके जितने भी आपने ऑब्जर्व करी है वैल्यू, वो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई। जैसे कि हम n ले लेते हैं ना, आपने स्टैटिस्टिक पढ़ी होगी, तो n को क्या करते हैं? नंबर ऑफ टर्म, जितने भी पूरे मॉडल में आपके n वैल्यू है उसे हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। वैसे ही यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n ही डिनोट है, एंड यहाँ पे पैरामीटर्स क्या हो गए? आपके कोई भी कोफिशिएंट होंगे ना मॉडल के कोफिशिएंट या फिर जो कांस्टेंट टर्म होंगी आपके, उन्हें हम पैरामीटर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है? आपकी नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड, आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होने चाहिए आपके नंबर ऑफ पैरामीटर से। ये आपकी OLS की अजम्पशन है या फिर नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया टॉपिक क्लासिकल लीनियर से था, फिर यहाँ से सॉल्व करके बताए थे, इसका आंसर 2 है
कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होने चाहिए, मीन वैल्यू 0 होनी चाहिए, कि अभी फर्दर क्या है आपका डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसलिए वहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। आपको खुद आइडिया लगाए ये डिस्कशन सुनने के बाद आपको क्या है खुद आइडिया लगा लेना है कि क्या चीज़ें अजम्पशन में ठीक थी, क्या नहीं ठीक थी, ठीक है, क्योंकि आंसर आपके ठीक हैं यहाँ पे ऑलरेडी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप PYQ की क्लास जाके देखेंगे, यहाँ पे आपको अपना टॉपिक पक्का करना है। तो ठीक है जी, आप फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता क्या है। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को जानने से पहले हमें क्या ज़रूरी है कि आपका क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्यों ज़रूरी है पढ़ना, आपका क्या पर्पस है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ने का, क्या ये ज़रूरी है पढ़ना, क्या हम इसे छोड़ सकते हैं, क्या हमारी इतनी नीड है कि हम इसे पढ़ें। तो इसका जब तक आपको किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा, आप क्या है कन्फ्यूज़ रहोगे कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो आपको ये क्या से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप प्रिपरेशन करते वक्त आप उससे पहले आपका क्यों क्या है फिक्स होगा कि इसलिए मैं ये वाला पेपर दे रहा हूँ, इसलिए आपको जैसे टॉपिक का भी आपको क्यों पता होना मस्ट है, ठीक है। तो इफ़ आवर ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड बीटा 1 कैप एंड बीटा 2 ओनली, देन OLS मेथड इज सफिशिएंट। हमने क्या है आगे देखा था कि अगर आपको OLS लगाना है, OLS में हम क्या कर रहे थे, OLS में हम यही देख रहे थे आपके बीटा 1 एंड बीटा 2 कैप आपके कैसे निकलेंगे, ठीक है। इनको निकालने का प्रोसीजर ही OLS था। बट हमारा क्या पर्पस होता था, ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास में था, हमारा पर्पस ये होता था इनके बेस पे हमको क्या है आपके पॉपुलेशन के पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करने थे। ये जिनके ऊपर भी कैप लग जाता है ये आपके सैंपल के पैरामीटर्स होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने पे हमें क्या है पॉपुलेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करना, वो आपका कितना क्लोज है आपके एस्टिमेटेड से, ठीक है। आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी थी आपके ऑन द बेसिस ऑफ योर एस्टिमेट, जो आपने एस्टिमेट करा है, ठीक है। तो इस वो OLS हमारा सिर्फ हमारे क्या है ऑब्जर्व वैल्यू को निकाल के दे रहा था, बट यहाँ पे हमारा कंपैरिजन करके नहीं दे रहा था बिटवीन योर ट्रू वैल्यू, ठीक है। आपको ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना था, आपको फिर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगाना ज़रूरी है। तो ये पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बट आर ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, नॉट ओनली टू ऑब्टेन बीटा 1 एंड बीटा 2, सिर्फ बीटा 1 और बीटा 2 को निकालने का ही ऑब्जेक्ट नहीं था, बट हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, टू ड्रॉ इंटरफेरेंस अबाउट दी ट्रू कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन के ट्रू कोफिशिएंट एंड पैरामीटर्स यहाँ पे सेम है, डोंट कंफ्यूज, ठीक है। हमें ट्रू कोफिशिएंट निकालने थे, अगर क्योंकि हमारा OLS क्या निकाल के दे रहा था, हमारा OLS सिर्फ हमारे सैंपल निकाल के दे रहा था, सैंपल की कोफिशिएंट दैट इज योर ऑब्जर्व्ड। हमें क्या निकालना है, हमें ट्रू निकालना है, हमें पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को लगाना पड़ेगा, इसलिए हमें क्या है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज़ करना पड़ता है, वरना हम क्या है OLS से भी ये फाइंड कर पा रहे थे। तो इसलिए हमारा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ना ज़रूरी होता है। ये क्या आपका पता करता है कि हाउ क्लोज योर बीटा YI कैप इज ट्रू सिग्मा ऑफ Y given value of xi। yi क्या है, if we predict the value of dependent variable, one second, YI क्या होता है आपका, अगर आप क्या है प्रेडिक्ट कर रहे हो क्या वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमें क्या मिलेगा YI कैप। जैसे कि आपको क्या है आपके पास डाटा है किस किस का, एक मिनट आई विल शो यू, ये आपके स्टडी आवर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके मार्क्स हैं। तो इसके बेस पे आर्स के बेस पे आप क्या है मार्क्स को फाइंड करना चाह रहे हो, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या आप अपनी मर्जी से कितना भी बढ़ा सकते हो, बट ये क्या है आपका इसी के बेस पे बढ़ेगा। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके क्या है मार्क्स बढ़ेंगे। यहाँ पे ये क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या ये शो कर रहा था कि अगर हम इसके बेस पे इसे फाइंड करेंगे तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं Y से,
y से, और हम यहाँ पे आपकी सारी वैल्यू ना लेके अगर इसकी सिर्फ 2 वैल्यू या फिर 3 वैल्यू ले लें, जैसे हमारे पास टोटल 10 वैल्यू है, हम टोटल 10 वैल्यू ना लेके हम क्या है सिर्फ 5 वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉरी 5 वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका वाई आई कैप। अगर हम पूरी 10 ले रहे होते तो ये आपका y होता, एंड अगर 10 में से हम सिर्फ y के बेस पे आपकी 10 फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपका वाई आई कैप हो गया। आई होप ये आपका समझ आ गया होगा कि वाई आई कैप एंड वाई आई में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। हमें हमें ये पता चल गया हमें क्यों पढ़ना चाहिए हमारे क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अगर आपको ट्रू कोफिशिएंट फाइंड करने तो आपको क्या है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही लगाना पड़ेगा, वरना आपको सैंपल के तो सिर्फ ओएलएस से भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो नाउ वी नीड टू स्टडी व्हाट इज क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता क्या है, अब आपको ये जानना ज़रूरी है। अगर आपका मकसद क्या है, आपको एस्टिमेट करना है रिलेशनशिप किस किस चीज़ का बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हमने एग्जांपल में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया था आपके किसके बेस पे निकाल रहे थे हम, आर्स के बेस पे क्या निकाल रहे थे आपके मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स क्या हो गया आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसके बेस पे बिटवीन डिपेंडेंट एंड योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया था आपका नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है कि अगर आपका ये रिलेशन निकल के आ रहा है कि जैसे जैसे आपके आर बढ़ रहे हैं पढ़ने के, वैसे वैसे आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका क्या रिलेशन निकल के आया कि पॉजिटिव रिलेशन निकल के आया। ये जो पॉजिटिव रिलेशन है इसको फाइंड करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप CLRM मॉडल यूज़ करोगे। इसको यूज़ करने से आपको क्या मिलेगा, आपको एक अनबायस्ड एंड एफिशिएंट एस्टिमेशन मिलेगा, ठीक है। एंड आपके ये कोफिशिएंट अनबायस्ड और फुली एफिशिएंट तब होंगी, इसकी कुछ अजम्पशन है आपकी। जब तक ये अजम्पशन आपकी पूरी फुलफिल नहीं होती तब तक आपके कोफिशिएंट क्या है पूरे पूरे अनबायस्ड नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ बायसनेस जरूर आएगी। तो इसलिए क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के साथ आपकी अजम्पशन पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स सी वन बाय वन क्या है आपकी अजम्पशन देखेंगे, ठीक है। क्या 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 अजम्पशन होनी चाहिए, क्वेश्चन क्या आपके अजम्पशन से ही आया था, आपका क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से नहीं आया था। सो आपकी फर्स्ट अजम्पशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें से नोट बनाने हैं तो आपका जो ये भी ग्रीन लाइट वाली चीज़ है ये, एंड इसके नीचे आपकी जो ये दे रखी है ये वाला आप नोट कर लीजिएगा, ये इनफ है। बट इसको इनफ इतना ही है, बट इसके आगे फर्दर चीज़ें एक्सप्लेन करिए तो वो बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती सिर्फ रट्टाफिकेशन होता है, और इन वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रट्टाफिकेशन आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। तो लीनियरिटी फर्स्ट अजम्पशन है कि हमारे पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। अब पैरामीटर्स मैंने आपको बता दी, पैरामीटर्स क्या होते हैं, कोई भी कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट टर्म आपके मॉडल की, वो आपके क्या होते हैं पैरामीटर। तो अजम्पशन क्या कहती है आपकी कि द रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर, ठीक है। आपका रिग्रेशन मॉडल लीनियर होना चाहिए पैरामीटर्स को और क्या कह सकते हैं हम, कोफिशिएंट बोल सकते हैं, चाहे इवन इफ इट इज नॉट लीनियर इन द वेरिएबल, अगर वो वेरिएबल आपके किसी मॉडल के वेरिएबल लीनियर है या नहीं है उससे आपको मतलब नहीं है,
पर आपके पैरामीटर्स क्या हों, लीनियर होने चाहिए। अगर ये लीनियर होंगे तो ही आपका मॉडल क्या कहलाएगा, लीनियरिटी इन पैरामीटर। ठीक है, तो अब आपको ये आपके दिमाग में आया होगा कि लीनियरिटी इन पैरामीटर का क्या मतलब होता है। अगर इफ़ योर कोफिशिएंट अपीयर्स इन लीनियर फॉर्म, आपके जो कोफिशिएंट है मॉडल के वो लीनियर फॉर्म में होंगे तो ही आपका मॉडल क्या होगा, लीनियरिटी इन पैरामीटर होगा। अब कोफिशिएंट लीनियर कैसे होंगे, आपके क्या है इसमें कुछ कंडीशन होनी चाहिए लीनियर होने के लिए। एक तो सबसे पहले आपकी इसमें बता देती हूँ एग्जांपल में, ये जो आपकी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट या फिर पैरामीटर्स हैं ये आपके मॉडल के, ठीक है, ये आपके क्या है, लीनियर होने चाहिए। मीन्स इनके देखो, इनकी पावर आप देखोगे तो इनकी पावर क्या है, दोनों की 1 है। अगर किसी भी चीज़ की पावर 1 है तो वो क्या है, आपका लीनियर है आपके स्लोप में। ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी 2 हो जाती है, पावर 3 हो जाती है, या फिर लॉग लग जाता है, या फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते, तो यहाँ पे ये क्या है, लीनियर नहीं रह पाते। तो इसकी सबसे बड़ी कंडीशन आपकी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की यही है कि आप पैरामीटर्स क्या है, लीनियर होने चाहिए। तो ये आपकी कुछ कंडीशन है यहाँ पे लिखी हुई है कि पैरामीटर्स क्या है, लीनियर कब होंगे, जब वो आपके ओनली मल्टीप्लाई बाय किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होंगे तब। एक सेकेंड, ठीक है, आपकी क्या है, जैसे कि यहाँ पे β2 आपका किसी सिर्फ एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होंगे तो ही वो पैरामीटर लीनियर हो सकता है। ठीक है, एंड आपका अनदर किसी भी अनदर पैरामीटर से लीनियर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। मीन्स β1 और β2 अगर आपस में इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, या फिर उनके आगे लॉग फंक्शन लग रहा है, तो वो क्या है, आपके लीनियर नहीं रह पाएंगे, और ना ही वो स्क्वायर होने चाहिए और ना ही क्यूब होने चाहिए। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है पैरामीटर्स की, आपको पता होना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है। एंड ये आपका क्या है, आपका एग्जाम्पल बन जाता है लीनियरिटी ऑफ पैरामीटर्स का। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अगर आपका ये ठीक है, ये कंडीशन लीनियरिटी इन पैरामीटर्स ठीक है, पर लीनियरिटी इन पैरामीटर नहीं हुई तो क्या क्या हमें कोई दिक्कत होगी? यस, अगर आपके पैरामीटर्स लीनियर नहीं हुए तो OLS क्या है, आप OLS को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते और आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ जाएंगे। जैसे कि आपने जो एस्टिमेट निकाले हैं, एस्टिमेट या आपके β1 β2, ये आपके बायस निकलेंगे, मीन्स ट्रू पिक्चर शो नहीं करेंगे, इनएफिशिएंसी डाटा शो करेंगे और इनवैलिड हो जाएंगे, मीन्स आपका रिजल्ट क्या है, ठीक नहीं निकलेगा। इसलिए आपको अगर ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अनबायस्ड एस्टिमेट हो, एफिशिएंट निकल के हमारा डाटा और वैलिड हो, उसकी कोई वैल्यू हो, तो आपका पैरामीटर्स क्या है, लीनियर होने चाहिए मॉडल में। लीनियरिटी इन पैरामीटर हम क्यों करते हैं, जिससे आपके जो वो आपका कैलकुलेशन वगैरह इजी करने के लिए, आपके मॉडल को इजी रखने के लिए। अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें को दिक्कत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आप क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज़ ना करके कुछ और चीज़ें यूज़ करोगे अगर आपके पैरामीटर्स लीनियर नहीं है, इसका ये मतलब है। ठीक है, फिर अजम्पशन 2 क्या कहती है, अजम्पशन 2 है कि आपके एक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, या तो एक्स वैल्यू फिक्स हो और या फिर एक्स वैल्यू क्या हो, इंडिपेंडेंट हो आपकी एरर टर्म से। ठीक है, मीन्स ये क्या है, आइदर और वाली कंडीशन, या तो अपने एक्स वैल्यू को फिक्स कर दो, अगर आप एक्स वैल्यू अपनी फिक्स नहीं कर सकते तो आप उसे क्या है, इंडिपेंडेंट कर दो एरर टर्म से। आइए इसका मतलब समझते हैं। इट स्टेट्स दैट, इसका मतलब है दैट द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स शुड बी आइदर फिक्स्ड, मीन्स या तो x की वैल्यू फिक्स्ड कर दीजिए, अगर x की वैल्यू फिक्स ना होके वो रैंडम है, मीन्स आपने कोई फिक्स, जैसे कि आपको डाटा आपको कंपेयर करना, आपने उस x की वैल्यू 2 फिक्स कर दी और उसी की बेस पे आप सारा डाटा कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे वैल्यू फिक्स होगी, पर आप क्या चाहते हो कि 2 ना रह के कुछ भी हो जाए, 2 रैंडमली, फिर 5 हो जाए, फिर 7 हो जाए, फिर 8 हो जाए। ठीक है, मीन्स रैंडमली चीज़ें चल रही है, तो यहाँ पे इसके डाटा आपकी फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका एरर टर्म और आपको एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा आपस में, मीन्स उनके बीच में कोई भी कोवेरियंस नहीं होना चाहिए, कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। अब फिक्स
रिग्रेसर का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड रिग्रेशन मतलब वही जो भी बताया कि एक्स की वैल्यू फिक्स रख दीजिए। एक्स की वैल्यू फिक्स का एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू डिसाइड टू स्टडी, आपने स्टडी, आपको क्या है, आपने डिसाइड करा कि आप देखना चाहोगे कि इफेक्ट ऑफ एग्जैक्टली 10 बच्चे लिए आपने उन पे, आप क्या है एक स्टडी करना चाहते हो कि एक बच्चा 2 घंटे पढ़ के कितने मार्क्स ला रहा है, 4 घंटे पढ़ के कितने मार्क्स ला रहा है, 6 घंटे पढ़ के कितने मार्क्स ला रहा है और 8 घंटे पढ़ के कितने मार्क्स ला रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या है एक्स को अपने फिक्स कर दिया, क्योंकि आपने 10 के 10 बच्चों पे ये ही एक्स की वैल्यू ये ही आपने क्या है फिक्स कर दी, इसी के बेस पे आप क्या है स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका रिग्रेसर फिक्स्ड हो गया। अगर रिग्रेसर फिक्स्ड है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको उसमें मीन का आपको कुछ नहीं करना एरर टर्म का। फिर दूसरी कंडीशन, अगर आप एक्स वैल्यू फिक्स नहीं कर पा रहे, आपने रैंडमली एक्स वैल्यू ले ली है, तो फिर आप क्या करोगे। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन वही थी, अगर आपकी एक्स वैल्यू फिक्स नहीं है तो फिर वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपकी एरर टर्म से। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम स्टोकास्टिक रिग्रेशन बोल देते हैं। स्टोकास्टिक का मतलब ही सेकंड नेम क्या है, आप एक रैंडम बोल सकते हो। इसमें क्या है, आप रैंडमली चलते हो। अगर आपको स्टोकास्टिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया और इसको आपको फर्दर बहुत डिटेल में जानना है, तो इसको जब हमने PYQ करे थे उसमें बहुत अच्छे से आपको पूरा टॉपिक बताया था, स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या होता है एंड स्टोकास्टिक में विद ड्रिफ्ट क्या होता है एंड विदाउट ड्रिफ्ट क्या होता है। आपकी ये 2022 आई थिंक या फिर 2023 वाले जो PYQ उसी में होगा क्वेश्चन। अगर नहीं मिलता तो आप बताइए, मैं वीडियो को लिंक कर दूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, अगर आपकी स्टोकास्टिक रिग्रेसर है मीन्स आपका रैंडम एक्स वैल्यू ही स्टोकास्टिक रिग्रेसर हो गया। इसमें आपकी एक्स वैल्यू को आप जो भी सैंपल कर रहे हो वो रैंडमली ले रहे हो। अगर रैंडमली आपने ये चूज करी है तो उसको क्या है, वो स्टोकास्टिक प्रोसेस बना रहा है। ठीक है, फिर दूसरी क्या है, अगर रैंडम एक्स वैल्यू तो वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मीन्स अलॉन्ग विद रैंडम इट इज अज्यूम दैट x एंड एरर टर्म u, x क्या है आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एरर टर्म u क्या होना चाहिए, आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मीन्स इनके ऊपर कोई भी एक दूसरे का प्रभाव नहीं होना चाहिए। एंड आप इन शॉर्ट फॉर्म बोलोगे इनके बीच में कोरिलेशन बिटवीन x एंड म्यू क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू रैंडमली सैंपल, एक सेकेंड, एग्जाम्पल देखिए। इफ यू रैंडमली सैंपल स्टूडेंट, रैंडमली आपने क्या है स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया कहीं से भी, और आप अपना रिकॉर्ड देखना चाहते हो, रिकॉर्ड बनाना चाहते हो कि कितने आप घंटे पे कितने स्कोर आ रहे हैं किसी बच्चे के। ठीक है, आपने ये नहीं देखा वो 2 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, नहीं, आपने ये डिसाइड नहीं करा। बस आपने एक बच्चा उठा लिया, बस देख रहे हो कि वो बच्चा कितने मार्क्स ले पा रहा है, फिर ये देख रहे हो कि कितने घंटे। ठीक है, तो यू अज्यूम दैट नंबर ऑफ आवर दे स्टडी इज नॉट इन्फ्लुएंस। इसमें कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड UI 0 कैसे हो गया कि आप सिर्फ स्टडी आवर्स के बेस पे एग्जाम के स्कोर को फाइंड कर रहे हो। यहाँ पे आपने UI की वैल्यू को आपने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करी, मीन नॉट इन्फ्लुएंस बाय अदर, उसमें कोई भी अदर अनऑब्जर्व फैक्टर होंगे। मीन्स कोई किसी बच्चे क्या है वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है, अगर वो इंटेलिजेंट है या फिर उसको उस चैप्टर के बारे में या फिर जो भी एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके बारे में उसे पहले ही प्रीवियस नॉलेज हुई, तो वो उसे कम पढ़ेगा, कम पढ़ने के बाद भी उसके क्या है ज़्यादा नंबर बढ़ने के क्या है चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे आपने क्या जो है जो आपका स्टैटिस्टिक हो जाता है, वो आप क्या कर रहे हो कि उसने क्या है आपका x को UI को क्या है इंडिपेंडेंट कर दिया। एक्स ऐसे मीन्स कोई भी वो इंटेलिजेंट फैक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहा, बस वो क्या है कितने घंटे पढ़ने पे कितने उसने मार्क्स को स्कोर करा है, बस वो यही मेजर करेगा। तो इनके बीच में क्या है उसने 0 कर दिया आपका UI। अब कैसे UI 0 हो गया, क्योंकि इंटेलिजेंस तो आपकी कुछ ना कुछ कर ही सकती है। इन्फ्लुएंस तो ये वाली अजम्पशन को आगे हम अजम्पशन 3 में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे करना है। आई थिंक इतना इनफ है आज के लिए। तो ये दो आप अच्छे से समझिए इनको, इनसे रिलेटेड ऊपर जाके देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे। फर्स्ट वाले से डेफिनेटली आया था,
तो उसकी अच्छे तरह से देखिए, फिर आप क्वेश्चन देखिए, आपको आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर नहीं कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर ऐसी वीडियो चाहिए, या फिर आपको इससे पहले हमने पेन पेपर बनाई थी, पेन पेपर वाली ज़्यादा सफिशिएंट है या फिर इस तरह की ज़्यादा सही है, तो आप वो भी कमेंट करके बताइए। एंड आगे की अजम्पशन आगे वाली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल के लिए आप ये भी बता सकते हैं कि कल पीवाईक्यू का एनालिसिस की क्लास लेके आएँ या फिर आपको ओएलएस को ही पहले ख़त्म करें। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दें एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ 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 दिल से रिक्वेस्ट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी दिक्कत है, कोई भी, तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर टुडे।